Hello everyone. As we are going to the topic components of aggregate demand. So here we have completed only our topic components of aggregate demand. Inside it we will do two approaches. First one is your aggregate demand and aggregate supply approach, and second one is your saving and investment approach. So we had completed only our first part, that is your aggregate demand approach. Now we are moving towards our second topic of the first point, that is your aggregate supply approach. इसको मैं हिंदी में बताती हूँ आप लोगों को, तो मैं ये कहूँगी कि हमने अभी जो कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका कंपोनेंट मीन्स उसका अंश, उसका पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो अप्रोचेस होती हैं इसकी। एक होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी है आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अभी जो हमने पढ़ा, सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड अप्रोच। अब आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं, ये हम फर्स्ट पॉइंट का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है, तो अभी हम एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्टली एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, एग्रीगेट सप्लाई इज़ द सम टोटल ऑफ गुड मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। देखो, जब हमने बात की थी एग्रीगेट डिमांड अप्रोच की, उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर कितने डिमांड हो रहे हैं, कितनी डिमांड की जा रही है उन गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इन द सेम मैनर अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी सप्लाई हो रही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई अप्रोच। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर कितनी सप्लाई हो रही है, तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। नाउ इसका फॉर्मूला है AS इज इक्वल्स टू C प्लस एस। C मीन्स कंजप्शन एंड S मीन्स योर सेविंग, ठीक। अब इसके बाद I am explaining you this topic with a imagination schedule, and with the help of it we are framing a diagram. So here is your schedule. So say level of employment, the first point, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई सप्लाई हो रही है तो रोजगार मिलेगा ना, लोगों को काम करने आएंगे, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनकम जनरेट होगी, मेंशन कर दिया, इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं, ओके। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई, ये आपको दिख रही है, एग्रीगेट डिमांड भी आपको दिख रही है। ऑल द पॉइंट्स और नंबर्स आर इमेजिनेशन स्केड्यूल, ठीक है। यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई मैंने इतनी मान ली, एग्रीगेट डिमांड इतनी मान ली, इनकम ये है, एम्प्लॉयमेंट है। अब इसके बेस पे मैं आपको एक डायग्राम फ्रेम करके दिखा रही हूँ। देखो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के रिलेशन की, ये रिलेशन शो करने जा रहे हैं हम इस अप्रोच की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे आपको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रही हूँ कि AS और AD एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है वो ये सो एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि एग्रीगेट सप्लाई की आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से। तो जब ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलती है ओरिजिन से, पहली बात। दूसरी बात कि एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से ही पास की होती है, तो इसका रीज़न ये है, हम इसमें ये इमेजिन और ये अजम्पशन लगा के चलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती। शॉर्ट रन में जैसे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह ये चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेगी। तो इसलिए कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहाँ से पास करते हैं, ओरिजिन से। लेकिन जबकि हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड भी आपका इंक्रीज़ तो हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा 25 से इंक्रीज़ कर रहा है।
लेकिन ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ये किसी पॉइंट से जाके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव एक्सिस में कहीं ना कहीं से इंक्रीज करेगा या आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जिसका नंबर है 200। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ पे इमेजिनेशन एग्जाम्पल में लिया है 200 नंबर, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हर बारी है 200 पे ही करें कि मेरा एक इमेजिनेशन है। आप भी ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जहाँ पे एक दूसरे को कट करें, और इसी को हम कहेंगे AD इक्वल टू AS पॉइंट। होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चैप्टर से। तो सीधा न्यूमेरिकल, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट। फर्स्ट वन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे हम इनकम को Y नाम से डिनोट करते हैं, Y। ठीक है, उसके बाद B है आपका टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है और Y निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है। यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है, C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.9y इज द कंजप्शन एक्ट फंक्शन वेयर C इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड Y इज इनकम। मेंशन कर दिया उसने कि C आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और Y आपकी इनकम है। C को आपका उसने फॉर्मूला लिख के दे रखा है 200 प्लस 0.9y, ये इक्वेशन दे रखी है उसने, और कहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, नेशनल इनकम मीन्स Y निकालनी है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझो, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है Y का, Y मीन्स इनकम, तो इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक, C मीन्स क्या होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और I मीन्स क्या होता है इन्वेस्टमेंट। C को अगर मैं थोड़ा खोल दूँ, एक्सपेंड कर दूँ, तो A मीन्स होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, इसको हम C बार से भी डिनोट करते हैं, और प्लस BY, B मीन्स होता है MPC और Y मीन्स होता है इनकम। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, A मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन, उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं C बार, प्लस B मीन्स MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y मीन्स इनकम। ठीक है, ये हमने C को खोल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है C की क्वेश्चन उसने ऑलरेडी हमें दे रखी है 200 प्लस 0.9y, तो C की जगह हमने क्या कर दिया, इक्वेशन पुट कर दी। ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके इसलिए बताया कि बाद में आपके आगे काम आएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मुझे C की ऑलरेडी वैल्यू दी है, मुझे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। तो अगर वैल्यू पुट किया तो आपको दिख रहा है B की जगह कितना है 0.9, मीन्स MPC कितना गिवन था 0.9, ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना गिवन है 200, Y नहीं पता उसकी जगह Y पुट कर दिया, और I अभी सेकेंड इक्वेशन में कितना दिया 1000, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 0.9 इधर को जाके उसके साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.1 और यहाँ हमारा 200 प्लस 1000 1200, तो Y इज इक्वल्स टू ये आपका 12,000 आ गया। ये हमने 1200 हो गया ना, 1000 प्लस 200 1200 हो गया, और ये पॉइंट वहाँ जाके यहाँ आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 12,000 आ गया। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है इन क्वेश्चंस पे तो आप मुझे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, ये आपका भी क्या निकला, सिर्फ इनकम। अभी हमने पार्ट A सॉल्व किया है। पार्ट B की बात करें अगर, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो वो कंजप्शन पूछ रहा है जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने इक्वेशन दे रखी है C इज इक्वल 200 प्लस 0.9y। देखो हमें सिर्फ Y की वैल्यू पुट करनी है, 200 भी गिवन है, मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन भी गिवन है, MPC भी गिवन है, Y तो नहीं पता। Y की जगह अभी हमारा आया तो था 12,000, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 11,000। यहाँ पे थोड़ा बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोर्ड मार्क्स का रूल ध्यान रखना है, जो आपने अभी तक अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, क्लास 10th या 11th में पढ़ा होगा जिनके मैथमेटिक्स होगी, तो ध्यान रखना 200 प्लस 0.9y है, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। y की जब वैल्यू पुट करोगे तो 0.9 को 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ योर 10,800। सॉल्व करने के बाद आया, तब उसमें 200 ऐड करोगे तो आपका 11,000 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमने अभी सिर्फ फर्स्ट अप्रोच कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कौन सी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अब हम दूसरी अप्रोच को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसको कीन्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। तो कीन्स ने क्या कहा
कीन्स ने कहा, अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हेन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज. इट raises saving and investment level, and somewhere we reached at a point where saving is equal to investment. देखो यहाँ पे क्या बोला कीन्स ने कहा कि अगर इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो डायरेक्टली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. देखो अब बात भी सही है, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं अपने, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है किसी का, पहले 100 लोगों के पास रोज़गार था, अब 200 लोगों के पास रोज़गार हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ना. तो जब 200 लोगों के पास रोज़गार आएगा तो उतना ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा इकोनॉमी में ज़्यादा लोग एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देंगे, है ना. और इसके साथ साथ उसने कहा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा. अब मेरे पास अगर पैसा ज़्यादा हो गया, मेरी इनकम बढ़ेगी, तो मैं सेविंग भी तो करूँगी फिर ज़्यादा, और उसी हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँगी ज़्यादा कि भाई मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो बाद में. तो अब इस जो हमने ये टॉपिक पढ़ा अभी, इसको हम इसमें उसने फिर फर्दर आगे कहा है, व्हेन एंड समवेयर वी रीच एट अ पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. और उसने कहा अगर ऐसे ही करके इनकम बढ़ती रही तो एक जगह हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अब फर्दर हम इसको एक अगेन इमेजिनेशन एग्जाम्पल से समझते हैं. एम्प्लॉयमेंट को हम एन से डिनोट करते हैं, इनकम को हम y से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को हम c से डिनोट करते हैं, सेविंग को s से, इन्वेस्टमेंट को i से, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो अब आप अगर कहो तो एग्रीगेट डिमांड c प्लस एस आई होता है, और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो c प्लस एस होता है. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए डी और ए एस तो आपका आ जाएगा, लेकिन बाकी जो आपके ये पॉइंट्स हैं y c s i और n ये आपकी इमेजनरी नंबर्स हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के, इस स्केड्यूल के बिहाफ पे मैं सेविंग यहाँ पे दिखा रही हूँ. सेविंग का फॉर्मूला होता है -a + by. ऐसा क्यों? देखो अगर मेरी कुछ भी सेविंग नहीं होगी तो मीन्स मेरी अगर कुछ भी इनकम नहीं होगी, मैं बेरोज़गार हूँ, तो क्या मैं सेविंग करूँगी? नहीं. और मेरी जो सेविंग है ऑटोनॉमस सेविंग, ये -a आपको दिख रहा है, ये शो कर रहा है कि ऑटोनॉमस सेविंग नेगेटिव भी जा सकती है. रीज़न, भाई मेरे पास रोज़गार ही नहीं है तो मैं सेविंग कहाँ से करूँगी. इवन जो होगी उसको भी मैं, जो कंजप्शन करने के लिए, उसको निकाल के खाना शुरू कर दूँगी जो मेरी सेविंग होगी. बात समझ में आई? तो सेविंग इसलिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी कंजप्शन नेगेटिव नहीं हो सकता. रीज़न, पर्सन रोज़गार हो या बेरोज़गार हो, वो कंजप्शन करेगा ही करेगा, चाहे वो कैसे भी करके करे, लेकिन सेविंग तभी करेगा जब पैसा हो. बात क्लियर हुई? इसीलिए आपका कंजप्शन जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि सेविंग हो सकती है. सेविंग का फॉर्मूला होता है -a + by, लेकिन अगर आपको याद होगा वहाँ कंजप्शन में क्या फॉर्मूला था, a + by, माइनस नहीं था वहाँ. यहाँ हम सेविंग की बात करें इसलिए -a + by हो गया. वहाँ पे a का मीनिंग होता था ऑटोनॉमस कंजप्शन, यहाँ पे होगा a मीन्स ऑटोनॉमस सेविंग. वहाँ पे B का मतलब होता था MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पे B का मतलब होगा MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. MPC और MPS क्या बता रहे हैं? MPS बता रहा है, और पहले मैं MPC की बात करती हूँ. MPC बताता है आप किस रेट से, जो आपका चेंज हो रहा है कंजप्शन पे, वो किस रेट से कंजप्शन को चेंज कर रहे हो. और MPS कहता है आप किस रेट से सेविंग को अपना, मतलब सेव कर रहे हो, किस रेट से, अकॉर्डिंग टू इनकम. इनकम के बिहाफ में आप जो अपनी सेविंग में चेंज ला रहे हो वो किस रेट से ला रहे हो. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि S = I होता है. ठीक है, तो कैसे होता है, अगर मैं कहूँ I = मैंने -a + by, I का फॉर्मूला भी यही है, तो मैं S की जगह जो -a + by है, इसकी जगह मैं I भी तो पुट कर सकती हूँ. तो S = I हो गया. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, S का भी यही फॉर्मूला है, I का भी यही फॉर्मूला है. तो मैं S की जगह या I की जगह इसकी जगह ये पुट कर सकती हूँ ना, ये तो S, ये तो I, तो S = I. एक और चीज़ का ध्यान रखो, नोट, ये आपका नोट है. नोट क्या है? एट S = I, ex ante सेविंग इज ऑल्सो इक्वल टू ex ante इन्वेस्टमेंट. जो आपकी पहले से सोची हुई सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है, वो दोनों भी इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे, S = I पॉइंट पे.
पहले से सोचे हुए बोले तो पिछले साल जो मैंने सेविंग की होगी तो मैं सोचूंगी इस बार भी मैं इतनी सेविंग करूँगी, और पिछले साल मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा मैं सोचूंगी इस साल भी इतना ही इन्वेस्टमेंट करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी बीमारी आ जाएगी, ये पैंडमिक आ जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मीन्स क्या हुआ, मैंने एक पुरानी से अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बिठाया था कि मैं इतना खर्चा करूँगी और इतना मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी या इतना सेविंग करूँगी। लेकिन हुआ क्या, जो होता है एक्चुअल में उसको बोलते हैं हम एक्सपोस्ट। ठीक है, वो चाहे एक्सपोज सेविंग हो, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, एक्सपोस्ट होता है। लेकिन प्रीवियसली जो हम सोच के चलते हैं हम ऐसा करेंगे इतना करेंगे, उसे बोलते हैं हम एक्स एंटे। क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं डायग्राम की तरफ। सो आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारी अप्रोच के बिहाफ में बनाया है। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट था, आपको याद होगा 50-50, और सेविंग हमारी नेगेटिव में भी थी और पॉजिटिव में थी, तो इसलिए नेगेटिव एक्सेस से पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जा रही है। एक पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं वो 50 पॉइंट था, 50, तो यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हैं और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एस इक्वल टू आई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हेन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू 22,500, MPS इज 0.2 एंड ऑटोनोमस सेविंग इज -50। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, आई फाइंड आउट करना है आपको आई। तो आई निकालने के लिए पहले आप एस निकालोगे। क्यों डायरेक्टली आई क्यों नहीं निकाला, क्योंकि भाई किसकी बात चल रही है, MPS की, सेविंग की। तो जो चीज़ें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लगाया S इक्वल टू -A + B Y। तो S इक्वल टू -A, अभी मुझे ऑटोनॉमस सेविंग दी थी -50। मैंने आपको बताया था ना कि A को डिनोट करते हैं हम, ऑटोनॉमस सेविंग को हम -A से डिनोट करते हैं। तो ये कितना गिवन है, -50। उसके बाद प्लस 0.2, MPS कितना गिवन है, हमें 0.2 रख दिया, और Y हमें कितना गिवन है 22,500, वैल्यू पुट कर दी। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने माइनस किया तो 4,450, ये हमारा सेविंग आ गया। और अकॉर्डिंग टू द अप्रोच एज यू नो S इक्वल टू आई, सो इन दिस मैनर जितना सेविंग होगा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। सो I इज इक्वल्स टू 4,450। होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन द शॉर्ट रन। मैं अभी इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ ये टॉपिक बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप इतना पढ़ लीजिए, आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, फ्रिक्वेंटली यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू एवरीवन।